अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं गूंज। और पाकिस्तान के औसदाए नेम अपर कोर्ट्स में जो हो रहा है वो लोअर कोर्ट्स में फॉलो नहीं हो रहा, और जो लोअर कोर्ट्स में हो रहा है उसे अपर कोर्ट्स देख नहीं रही। कुछ फैसले ऐसे हो रहे हैं जो समझ नहीं आ रहे, और कुछ फैसले ऐसे हो रहे हैं जो दिमाग को हिला के रख देते हैं कि इस मुल्क में शायद ये भी हो सकता है। 2019 में जो फाइल पड़ी थी और सर्द खाने में पड़ी थी, वकार सेठ साहब का मरहूम का फैसला था, मुशर्रफ साहब ने सबवर्ट किया था कॉन्स्टिट्यूशन को, उस हवाले से उनके ऊपर टू बी सेंटेंस टू डेथ जो पोजीशन थी वकार सेठ साहब की, और वो स्पेशल बेंच बनाया गया था। वो लाहौर हाई कोर्ट में फिर उसको स्टे दे दिया गया, और फिर बहुत ही सर्द खाने में पड़ा रही है फाइल। फिर निकाली इसको झाड़ झूड़ के, इस बार जस्टिस काजी फायज ईसा ने इसके ऊपर फैसला दिया है, एंड दे हैव withstood the same observation, the same sentence that was sentenced by वकार सेठ साहब। और आज अगर हम ये देखें तो फिर शायद कभी हम ये उम्मीद भी कर सकते हैं कि जनरल अयूब, जनरल ज़ियाउल हक, जनरल याया, उनके खिलाफ भी शायद इस तरह के फैसले आ सकें। और अगर फैसलों की बात किया जाए तो जो फैसले करते हैं वो कितना फैसला करने का हक रखते हैं और कितनी ऑनेस्टली करते हैं, क्या वो अपने मामलात भी इतने ऑनेस्टली चलाते हैं या नहीं। अब ये सवाल था जस्टिस ज़ाहिर अली नकवी साहब का। अब मुबैना तौर पर उनके ऊपर बहुत सारे करप्शन के इल्ज़ामात हैं। देयर आर वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग केसेस। एक प्लाजा है, एक घर है जो कि उन्होंने जो प्रॉपर्टी का जो कीमत उन्होंने डिस्क्लोज की है वो उससे बहुत ज़्यादा का है। अब इस तमाम मामलात में अगर हम देखें तो फिर उसके बाद बल्ले का निशान वापस मिल जाता है पीटीआई को। आज ये खबरें भी सरगर्म हैं कि पहले तो ये कि मज़ाहिर अली नकवी साहब ने कल सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में पेश होना था, सुप्रीम कोर्ट में उनको स्टे नहीं मिला, और सलमान सफ्दर साहब आज जिस तरह से ज़ियाउल हक को डिफेंड कर, जनरल मुशर्रफ को डिफेंड कर रहे थे, उस तरह की डिफेंस हमें नहीं मिली। आज उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया है। अब इस्तीफ़े के बाद ये मामला सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में जो कल लगा हुआ है, इसके मामला क्या होंगे, क्या अब तक भी उनकी मराहत उन्हें मिल सकेंगी, क्या वो जस्टिस का नाम अपने साथ रख सकेंगे, क्या करप्शन की जो इल्ज़ामात हैं वो उस इस्तीफ़े के साथ दब गए हैं। इस्तीफ़ों की बात पर यह भी याद रहे कि सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन ने सुना है कि इस्तीफ़ा दे दिया है। ये तो 2-3 रोज़ कबल एक अफवाह थी, अब ये खबर है बाकायदा। और अब ये भी सुन रहे हैं, इस्लामाबाद की बड़ी बड़े जगहों से खबरें आ रही हैं कि इलेक्शन कमिश्नर भी शायद मुस्ताफ़ी हो जाएं। अब ये तमाम तर हरबे क्यों? इलेक्शंस को डीरेल करने के लिए। लेकिन अगर बिलावल साहब के हाथ में हो तो 8 फरवरी से आगे तो इलेक्शंस नहीं जाएंगे। शेर आया, शेर आया, शेर आया, लेकिन शेर कहाँ है, पूछ रहे हैं बिलावल साहब। सुनिए। मगर आपको मालूम है कि हर इलेक्शन से, चाहे वो बाय इलेक्शन हो, चाहे वो सूबाई इलेक्शंस हो, चाहे वो नवंबर के जनरल इलेक्शंस हो, हर इलेक्शन से नून लीग की अब ये आदत बन चुकी है कि वो इलेक्शन से भागते हैं। तो आपसे मैं ये वादा चाहता हूं, लाहौर के अवाम से ये वादा चाहता हूं कि आपने इन नून लीग वालों को भागने नहीं देना। इनको हम कोई रास्ता नहीं देंगे कि फरवरी 1 से पीछे हटे। अब फरवरी 8 का ऐलान हुआ है, इलेक्शंस होने पड़ेंगे। नून लीग चाहे या ना चाहे, फरवरी 1 पे इलेक्शन होगा। जीत इंशाल्लाह जियालो का होगा, जीत इंशाल्लाह इस तीर का होगा, और हम इस शहर का किस्मत बदलेंगे, इस सूबा का किस्मत बदलेंगे, इस मुल्क और इस मुल्क के अवाम का किस्मत बदलेंगे। जिए भुट्टो। आप जी ये भुट्टो के नारे लगा रहे हैं बिलावल साहब लाहौर में वर्कर्स कन्वेंशन में, और जाहिर है कुछ खुशफहमियां भी होंगी, कुछ खुशगवार हैरत भी उनको शायद मिल सके 8 फरवरी को। लेकिन बार बार ये बात करना कि नून लीग इलेक्शन चाहती है नहीं, इस पर आते हैं ज़रा बाद में। हमें राना एहसान अफजल साहब ज्वाइन करेंगे नून लीग से, आज जवाबात लेने की कोशिश करेंगे, क्योंकि सरदार अयाज सादिक और रोहिल असगर के दरमियान भी मैच पड़ गया है। वहाँ किसी को बल्ले का निशान नहीं मिल रहा था, यहाँ टिकट का मसला पड़ गया है। और साथ साथ हमारे मियाँ दाऊद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, जिनकी बड़ी काविशें रही हैं, उन्होंने बड़ी गालम गलोच बर्दाश्त की है, बहुत उन्होंने स्मीयर कैंपेन इनके खिलाफ चलाई गई वाज़े तौर पर, जो मज़ाहिर अली नकवी साहब के खिलाफ लेकर आए एविडेंस और सुप्रीम जुडिशल काउंसिल गए। मियाँ दाऊद साहब, इट्स अ डे ऑफ विक्ट्री फॉर यू, लेकिन ये इस इस्तीफे के बाद क्या, अब क्या रोड मैप होगा? रोड मैप ये है कि कल सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का अजलास की तारीख जो है वो मुकर्रर है। उसमें हम इस बात की निशानदेही करेंगे, सुप्रीम जुडिशल काउंसिल से ये इस्तदा करेंगे कि काउंसिल की कार्रवाई को फ्रस्ट्रेट करने के लिए
ये इस्तीफा जो है वो दिया गया है। इसलिए हमारी इस्तदा है कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल जो है, जो उसके सामने दस्तयाब शवाहद है, उसकी रोशनी में और अगर चाहे तो मजीद अपना आईनी इख्तियार इस्तेमाल करते हुए सबूत मंगवा कर तस्दीक करके इस कार्रवाई को खत्म करने की बजाय आगे बढ़े, ताकि पाकिस्तान के अवाम का जो अदलिया के ऊपर एतमाद है वो मजीद मजबूत हो। क्योंकि अगर सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने अपने जज को पेंशन का तमगा देकर छोड़ दिया तो लोगों का निजाम इंसाफ के ऊपर एतमाद जो है वो मुतासर होगा। फिर लोग ये हक समझेंगे कि पाकिस्तान के तमाम पब्लिक ऑफिस होल्डर्स को, ब्यूरोक्रेट्स को, सरकारी मुलाजमीन को ये हक दिया जाए कि वो दबाकर लूटमार करें। जब वो रंगे हाथों पकड़े जाए तो फिर उनको इस्तीफा देके बाइज्जत तौर के ऊपर घर छोड़ दिया जाए। इसलिए हम सुप्रीम जुडिशल काउंसिल से ये मुतालबा करेंगे कि इस कार्रवाई को आगे बढ़ाया जाए। ये पाकिस्तान के अवाम का हक है कि जो अपनी जेबों से अपने खून पसीने की कमाई वो टैक्सों के पैसे पर देते हैं, वो करप्ट जजों की पेंशन के ऊपर जो है वो खर्च नहीं होनी चाहिए, बल्कि वो उन जज साहबान की पेंशन के ऊपर और तहफ्फुज के ऊपर खर्च होनी चाहिए जो आइन की बालादस्ती के लिए काम करते हैं, ना कि वो किसी सियासी जमात के अदालती विंग बनाकर लूटमार करते हैं और एक सियासी जमात के मोहरे बनकर काम करते हैं। ये बताइएगा कि ये इट्स स्ट्रेंज स्टेट ऑफ अफेयर्स कि हम देख रहे हैं कि पहले जस्टिस काजी फायज सिरसा के ऊपर एक प्रेसिडेंशियल रेफरेंस आया, जब वो फरोग नसीम साहब लाए, खान साहब लाए, फैज हमीद साहब लाए, जो भी है उन्होंने उसको फेस किया। ना कि सिर्फ उन्होंने, उनकी बेगम ने, सरीना ईसा से सवालात हुए, वो पेश हुई, FBI तक ने रसाई उन तक ली। तो आपको लगता है इसमें FBI को भी इन्वॉल्व करना चाहिए? बिल्कुल करना चाहिए। हमारी गुजारिश ये है कि जैसे काजी फायज साहब के खिलाफ बिल्कुल बेबुनियाद झूठा रेफरेंस जो है वो दायर किया गया था, जैसे शौकत अजीज सिद्दीकी साहब के खिलाफ बिल्कुल झूठा रेफरेंस दायर किया गया था, लेकिन चूंकि वो दोनों जज साहबान जो है वो ईमानदार थे, उनके दामन बिल्कुल साफ थे, इसलिए उन्होंने दलेरी के साथ जो है वो मुतालबा उन रेफरेंसेस का सामना किया और तारीख की नजर में वो सुरखरू हुए। जस्टिस मज़ाहर अली अकबर नकवी साहब का तो सारा रिकॉर्ड सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में सामने आ गया कि किस तरीके से उन्होंने लूटमार की, नाबालग बच्चों की प्रॉपर्टी जो है वो 2 नंबर तरीके से हथियाई, वो 50 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी जो है जबरदस्ती दबाव डालकर 13 करोड़ में खरीदी। उस 13 करोड़ की भी मनी ट्रेल जो है वो साबित नहीं कर सके और फिर उसके बाद अतराफे जुर्म कर लिया अपने जवाब के अंदर कि हाँ वाकई मैंने ये 2 नंबर तरीके से कैंट वाली सेंट जॉन्स पार्क की प्रॉपर्टी जो है वो खरीदी है। उसके अलावा जो जस्टिस मज़ाहर नकवी के अरबों रुपए के बेनामी असासे है वो उससे अलग है। तो जब उन्होंने खुद अतराफे जुर्म कर लिया तो उन्होंने भागना तो था ही, क्योंकि उनके पास अपना डिफेंस है ही कोई नहीं। वो लोगों को क्या जवाब देंगे जब वो खुद रंगे हाथों पकड़े गए और उन्होंने अतराफे जुर्म भी कर लिया। तो इसलिए जस्टिस मज़ाहर नकवी साहब का केस जो है वो 100% साफ, शफाफ, नाकाबिले तरदीद सबूतों के ऊपर मबनी जो है वो केस थी। इसी बुनियाद के ऊपर हम सुप्रीम जुडिशल काउंसिल से ये इस्तदा करेंगे कि इस काउंसिल की कार्रवाई को आगे बढ़ाया जाए। ये पाकिस्तान का अवाम का अदालती निजाम के ऊपर एतमाद बरकरार रखने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि इस केस को मंतकी निजाम तक जो है वो पहुंचाया जाए। बहुत शुक्रिया आपका मियां दाऊद साहब, आपने अपने प्रेशियस टाइम दिया हमें और आई होप आप स्टे सेफ, क्योंकि पहले भी उनके बेटे आपको धमका चुके हैं। होपफुली ऐसा नहीं होगा दोबारा। 10 गवाहान कल पेश होंगे सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में, कल की तारीख दी गई है। इस इस्तीफे से क्या फ़र्क पड़ेगा कार्रवाई पे वो हम देखेंगे। राना एहसान अफजल साहब के पास चलते हैं। राना एहसान अफजल साहब, पहले तो मैं चाहूँगी कि आप अगर मुशर्रफ साहब के हवाले से वकार सेठ मरहूम का जो फैसला आज माना गया है, उसको अप होल्ड किया गया है, उस पर कॉमेंट करना चाहें, और मज़ाहिर अली नकवी साहब के मामले पर आपकी क्या इस्तदा होगी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं समझता हूँ कि बड़ा सिंबॉलिक फैसला है सुप्रीम कोर्ट का। उस फैसले को अपहेल्ड करने का मतलब ये है कि नो वन इज अबव द लॉ, और अगर कोई डिक्टेटर्स ने शब-खून मारा, उन्होंने आइन की पामाली की, तो वो भी जो है अकाउंटेबल होल्ड किए जाएंगे। मुझे वो ये दिन याद आ रहा है कि जब पीपल्स पार्टी के मिनिस्टर्स जो हैं उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और जो मरहूम जस्टिस हैं उनके बारे में कहा कि वो शायद मेंटली तौर पे स्टेबल नहीं है। तो वो भी एक हुकूमत थी जो उस वक्त के जब हयात थे मुशर्रफ साहब, तो उनको वो प्रोटेक्ट कर रहे थे कि ये जो सजा सुनाई गई है ये ठीक नहीं है। लेकिन मैं समझता हूँ आज के फैसले से एक चीज तय हो गई।
अगर चले सिंबॉलिकली ही, वो ये है कि अदालतों से डिक्टेटर्स को सजा मिल सके। जहां तक नकवी साहब की लेकिन बात है, आपको मैं पता है कि समझता हूं कि जी 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 नहीं, मैंने कहा आपकी कमेंट में सिर्फ ये बात कही थी। आपके अब्दुल कयूम साहब ने आज ये कहा है, सेनेटर जो हैं, उन्होंने इस फैसले से जरा थोड़ा सा नाराज भी हैं, कुछ नाला भी नजर आए। ही डिडंट स्टैंड टू टेक द पोजीशन दैट यू आर टेकिंग। आपकी पार्टी की पोजीशन वो है या आप वाली है? देखिए, हम तो समझते हैं हमारी पार्टी तो वो है जिसने केसेस शुरू किए मुशर्रफ के ऊपर, और उसकी फिर उसका ब्रंट भी फेस। लेकिन इसमें तो कोई शक नहीं है कि जिन लोगों ने आइन की पामाली की पाकिस्तानी तारीख में, उनको अकाउंटेबल होल्ड होना चाहिए। और हमारी जमात का तो आज भी यही मौकफ है कि अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए। लेकिन हम उसके साथ ये भी कहते हैं कि ये अकाउंटेबिलिटी खाली पीएमएलएन की जिम्मेदारी नहीं है, और ना अगर पीएमएलएन की हुकूमत आ भी जाती है तो वो इस चीज को मुकम्मल कर सकती है जब तक सारे स्टेक होल्डर्स इकट्ठे नहीं होते और साथ नहीं देते और अकाउंटेबिलिटी के निजाम को सबके लिए बराबर नहीं करते। तो ये एक जॉइंट काविश के ही साथ मुमकिन होगा इस मुल्क के अंदर। जहां तक नज़ायर नकवी साहब की बात है, मैं समझता हूं कि हमारे पास एक एग्जाम्पल थी। जी, वो मैं यही कह रहा था कि इसी तरह के कुछ जो है वो इल्जामात जो है वो काजी फायज ईसा साहब पे थे। इतनी नौयत इस नौयत के नहीं थे जितने उन पे हैं, लेकिन उन्होंने बड़ा उसको फेस किया, उनकी फैमिली ने भी फेस किया और वो बैकआउट नहीं किए। लेकिन आज उनका जो ये इस्तीफा आया है, इसका मतलब ये है कि वो चाह रहे हैं कि अभी जो जुडिशल काउंसिल है उसके अंदर ये मामला ठंडे पड़ जाएं और जो है लेट इट मिट्टी डल जाए और वो काम आगे बढ़ जाए। लेकिन मैं समझता हूं कि अगर कुछ हुआ है, अगर मिसकॉन्डक्ट हुआ है, अगर करप्शन है, तो उसकी तह तक पहुंचना भी जो है वो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का फर्ज है। तो देखते हैं कि कल किस रास्ते की तरफ जो है वो गामजन होते हैं। ठीक है, मैं आपको यहाँ रोकूंगी क्योंकि हमें ज्वाइन किया है फहमीदा मिर्जा साहिबा ने, पार्लियामेंटेरियन हैं, अब स्पीकर रही हैं। बहुत शुक्रिया आपका, जीडीए से ताल्लुक है। फहमीदा मिर्जा साहिबा, जरा बताइएगा आपके जो कागजात नामजदगी हैं वो चैलेंज थे, अब तक की सिचुएशन के मुताबिक आयु आप कंटेस्ट कर रही हैं इलेक्शंस या अभी तक आपके ऊपर बैन है ऑन लोन डिफॉल्ट? थैंक यू सना। देखिए, ये जिस दिन से सिंध ब्यूरोक्रेसी के लोगों को आरओ और डीआरओ इन्होंने बनाया है, जो हमने काफी इलेक्शन कमीशन के पास क्लियरली ये कहा था कि इनकी मौजूदगी में कभी भी फेयर इलेक्शंस नहीं हो सकते, जो कि आर्टिकल 218 की रिक्वायरमेंट है। और उसके तहत उनको उनकी जिम्मेदारी है कि फेयर एंड फ्री, एंड दे हैव टू सी एंश्योर करना है कि ये लोगों का मैंडेट चोरी ना हो। और वही हुआ कि पहले दिन से ये मैं एक्सपेक्ट कर रही थी कि अब ये मेरा इसी तरह ये मेरा टाइम वेस्ट करेंगे और एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी जिसमें मेरी माइनर शेयर होल्डिंग है, उसके लिए मुझे कोर्ट्स, डिफरेंट कोर्ट्स में घुमाते रहेंगे। सो वही सिलसिला चल रहा है। ट्राइब्यूनल ने रिजेक्ट किया है और अब मैं हाई कोर्ट जा रही हूँ और उम्मीद करती हूँ कि वहां मुझे जरूर इंसाफ मिलेगा। सॉरी जी, आजकल सबको मिल रहा है, आजकल सबको मिल रहा है इंसाफ। यहाँ तक तहरीक इंसाफ को भी बल्ला मिल गया। जरा ये बताइएगा, NA 223 है, PS 70, PS 71 और PS 72, ये यही सीटें हैं आपकी यहाँ से? जी, लेकिन वहाँ मेरे बेटों का भी जो आरओ ने बिला वजह, बिला जवाज उन्होंने उनका रिजेक्ट किया था, वो उन्होंने ट्राइब्यूनल में उनको रिस्टोर कर दिया है। सो बेटे मेरे दोनों हैं। अब राना एहसान अफजल साहब हमारे साथ मौजूद है, नून लीग के हवाले से बात करेंगे। ये आज सुबह से ये खबरें आ रही थी कि 242 NA 242 जो कि कराची की सीट है जिस पे मिफ्ता इस्माइल साहब भी लड़े थे, एहसान साहब, वो शहबाज शरीफ साहब को
दे दी गई है, मुस्तफा कमाल साहब पीछे हट गए, लेकिन अब ये खबरें आ रही हैं कि ऐसा कुछ हुआ नहीं है। अब एक अयाज सादिक वर्सेस रोहेल असगर वाला मामला है, आपकी पार्टी टिकट्स दे नहीं रही है, इसके ऊपर इतनी बारीक बीनी से कंसंट्रेशन हो रही है कि अल्लाह ना करे कोई एक सीट भी कहीं से निकल ना जाए। एडजस्टमेंट की बात हो तो GDA MQM क्या और इस्तेहकाम में पाकिस्तान पार्टी क्या, जो भी उनको मुस्तहकम कर सके वो कर रहे हैं। आर दे डूइंग द राइट थिंग? लेकिन सबसे पहले तो इस दफा एक रेकर्ड एप्लीकेशंस आई PMLN के टिकट्स के लिए, और लीडरशिप ने ये डिसाइड किया था कि हर एक को इंडिविजुअली चुना जाएगा। तो ये एक बड़ा लंबा चौड़ा प्रोसेस था जो लीडरशिप ने मुकम्मल किया। और आपने दुरुस्त पॉइंट आउट किया कि बड़े चैलेंजेस हैं, विद इन द पार्टी चैलेंजेस हैं, एक एक हल्के से, एक तो नई हल्का बंदियों से भी जो है कुछ हल्के जो है आधे रह गए, कुछ हल्के मर्ज हो गए, तो उसकी वजह से भी जो है चैलेंजेस आ रहे हैं। फिर एक एक हल्के से 4-4, 5-5 लोग जो है वो कंपटीशन में है विद इन द पार्टी। एक तो ये इंटरनल साइड के चैलेंजेस हैं, फिर एक्सटर्नल साइड पे जो अलायंसेस की गई हैं और जो एडजस्टमेंट्स करनी है, वो चैलेंजिंग एक एनवायरनमेंट है। लेकिन अब तो काफी हद तक हतमी शक्ल आ चुकी है, और कल गालिबन जो है PMLN अपने पंजाब चैप्टर के और जो दीगर चैप्टर्स हैं KP के और सिंध, उसके टिकट्स अनाउंस कर देंगे। तो उसमें फिर जो फाइनल शक्ल होगी वो आ जाएगी कि कौन से कैंडिडेट्स जो हैं वो रेस के अंदर मौजूद। अताउल्लाह तारर साहब उसी हल्के से खड़े हो रहे हैं, NA 127 से जहाँ से खुरम दस्तगीर साहब हैं। अगेन यही आप, ये तो नून लीग का गढ़ है गुजरांवाला, उसके बाद शेखुपुरा है, वहां पर तो कोई टिकट की तकसीम में मुसीबत नहीं है, वहां कैंपेनिंग क्यों नहीं शुरू हुई, कोई एक जलसा क्यों नहीं किया, कोई एक TV इंटरव्यू आपके मियाँ साहब नहीं देने को तैयार, ना मरियम साहिबा ट्विटर पे कुछ कहती हैं ना वैसे कुछ कहती हैं। क्या टिकट्स के मतलब पेशरफ्त में ये होगा कि बिल्कुल इस सीन से आउट है, या इलेक्शन चाहते भी हैं, यानी ये टिकट्स बांटने से पहले इलेक्शन ही या इलेक्शन कमिश्नर ही मुझे लग रहा है इस्तीफा ना दे दें? नहीं, PMLN वाहिद जमात है जिसने इस पूरी प्रोसेस को बड़ा सीरियसली लिया। हम अपना मैनिफेस्टो 15 तारीख को अनाउंस करने जा रहे हैं, और कल जब टिकट्स अनाउंस हो जाते हैं तो मैं समझता हूं कि एक फुल फ्लेज कैंपेन लॉन्च हो जाएगी पूरे पाकिस्तान में PMLN के कैंडिडेट्स की तरफ से। और देखें, जब तक मिसाल के तौर पे अगर एक हल्के में एक ही जमात से 2-3 कैंडिडेट्स हैं, तो फिर जाहिर सी बात है कैंपेन करना मुश्किल हो जाती है किसी के लिए भी, क्योंकि हर कोई क्लेम कर रहा होता है कि मैं कैंडिडेट हूं। तो कल जब ये टिकट्स अनाउंस होते हैं तो एक मैसिव कैंपेन पूरे पाकिस्तान में PMLN के कैंडिडेट्स की तरफ से ना सिर्फ लॉन्च होगी, बल्कि जो लीडरशिप है उसका भी पूरा प्लान बन चुका है कि उन्होंने हर डिवीजन पाकिस्तान की, पंजाब की, सिंध, बलूचिस्तान के, KP के, उन्होंने पूरे पाकिस्तान के अंदर जलसे करने। तो वो भी एक अमल जो है वो स्टार्ट हो जाएगा, जहां अवामी राब्ता जो है वो शुरू हो जाएगा। तो लेकिन मैं फिर रिपीट करूंगा कि हमें एक रेकर्ड एप्लीकेशंस आई, जो कि एक बड़ा कॉम्प्रिहेंसिव एक्सरसाइज थी, जो 2 दिसंबर को शुरू हुई। इंटरव्यू प्रोसेस की वो एंड दिसंबर तक चलती रही, और फिर अब ये फाइनलाइजेशन ऑफ मैनिफेस्टो और टिकट प्रोसेस भी फाइनल स्टेजेस पे जब मुकम्मल हो जाएगी तो एक मैसिव कैंपेन आपको नजर आए अवामी राब्ते। मैनिफेस्टो आप 15 को देंगे, 15 के बाद आपको 8 फरवरी तक मैनिफेस्टो बेचना भी है, अवाम को राजी भी करना है, अवाम का वोट भी लेना है, टिकट भी तकसीम करने हैं, लॉयल्टी वर्सेस इलेक्टेबिलिटी को भी चेक करना है, एंड यू थिंक ऑल दिस इज पॉसिबल? जी डेफिनेटली। देखें, अभी ये 300 यूनिट फ्री का मैनिफेस्टो जो है वो पीपल्स पार्टी ने लॉन्च किया है, तो कितना उसका असर पड़ा है। देखें, आप जाली वादे तो कर सकते हैं, आप बहुत सारी क्लेम्स कर सकते हैं, लेकिन हमारा जो मैनिफेस्टो है उस पे बहुत एक मैसिव एक्सरसाइज हुई है स्टेक होल्डर्स के साथ बैठ के, जो अचीवेबल्स हैं उनको लिस्ट करने में अगले 5 सालों के अंदर 36 डिफरेंट कमेटीज और सब्जेक्ट्स के ऊपर काम हुआ है। और इंशाल्लाह ताला जो मैनिफेस्टो आएगा वो हॉलो प्रोमिसेस नहीं होंगे, उनको हम अगले 5 सालों में अचीव करेंगे अगर अल्लाह ने और पाकिस्तानी अवाम ने हमें मौका दिया, गवर्नमेंट में इलेक्ट किया। तो ये जो है बिल्कुल इसके ऊपर हम इसी के ऊपर हमने इलेक्शन लड़ना है, इसी को हमने पिच करना है पाकिस्तानी अवाम को। और हमें उम्मीद है कि जिस तरह 13-18 में हमारा जो मंशूर हमने पेश किया उसको अचीव भी किया 5 सालों में, इसी तरह इस दफा भी इट विल बी अ रियलिस्टिक एंड अचीवेबल मैनिफेस्टो। ठीक।
ओके, लेट मी जस्ट इंट्रोड्यूस, हमारे साथ है सलमान मुजाहिद बलोच साहब। बहुत शुक्रिया आपका एमकेएम से ताल्लुक है। सर, थोड़ी सी क्लैरिटी इस पे चाहूंगी, क्योंकि सुबह से तो ये खबर गर्म थी कि मियां नवाज शरीफ साहब को सीट दे दी गई है 242, मगर अब लग रहा है कि मुस्तफा कमाल साहब ही लड़ेंगे। अगर आप इस पे क्लैरिटी दे सके तो। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया सना साहिबा और राना साहब को और आपके व्यूवर्स का अस्सलाम वालेकुम। देखें राना साहिबा, सना बुच्चा साहिबा, पिछले कोई 7 अदवार जो है मुज़ाकराती कमेटियों के हो चुके हैं, और 2 दिन पहले जो फाइनल राउंड हुआ है जिस एमक्यूएम की कमेटी का और नून लीग की कमेटी का, उसमें जो 3 सीटें एनए की और दीगर जो सूबाई सीटें हैं 10 या 12, उसके ऊपर तो क्लैरिटी आ गई और चीज़ें तय हो गई। लेकिन परसों जब अमीन उल हक साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, उसमें यही कहा था कि NA 242 जो बल्दिया टाउन का हल्का है कौमी कल हमने देखा कि मीडिया पे जो है वो ये खबरें चल गई और बड़ी बड़ी ब्रेकिंग न्यूज चली कि मुस्तफा कमाल और एमक्यूएम ने विड्रॉ कर लिया है इन फेवर ऑफ शहबाज शरीफ। तो कल भी मैंने 2 टॉक शो में सर, अगर आप अपना फोन थोड़ा सा, आपकी आवाज नहीं आ रही सर, थोड़ा सा अगर आप फोन को ठीक कर लें तो। जी जी सर, हाँ जी, बल्दिया टाउन वाला आप कह रहे थे, जो बल्दिया टाउन वाला हिस्सा है, कम आ रही है सर जरा। जी जी, पहले बिल्कुल ठीक थी यार। कैमरा में आवाज़ कम जा रही है। बेहतर है? हाँ जी, अब बेहतर है। जी जी। अच्छा, मैं ये कह रहा था कि 242 का जो फैसला है वो कल न्यूज भी चल गए, ब्रेकिंग न्यूज चल गए कि जी विड्रॉ हो गए मुस्तफा कमाल शहबाज शरीफ के हक में। तो इस तक मैंने कल भी कहा था कि अब तक कोई कंफर्मेशन नहीं है पार्टी कराए थे, ना मेरे पास कोई इतला है अनलेस जब तक पार्टी की तरफ से ऑफिशियली अनाउंस नहीं हो जाता। क्योंकि दोनों जमातों ने ऑफिशियली अनाउंस नहीं किया, तो आज जो है कन्वीनर खालिद महमूद सिद्दीकी साहब ने इस बात की जो है कॉन्ट्राडिक्ट कर दिया और उसको तरजीह कर दी है कि NA 242 पे कोई सीट एडजस्टमेंट नहीं हुई और ना ही एमक्यूएम उससे विड्रॉ रही है। मुस्तफा कमाल एमक्यूएम के उम्मीदवार हैं, वही इलेक्शन लड़ेंगे। मैं समझता हूँ कि फॉर द बेहतर कॉज और फॉर म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, अगर एक सीट की वजह से अगर आपके अलायंस को या आपकी कॉज को नुकसान पहुंचता है, तो मैं समझता हूँ शहबाज शरीफ का बड़े हैं, बड़ी पार्टी से जो है वो सरबराह है, तो उनको थोड़ी सी लचक दिखानी चाहिए और कुर्बानी दे देनी चाहिए, क्योंकि ये वो हल्का है जहाँ पे 2018 में शहबाज शरीफ साहब जो है वो हारे थे उससे फैसला ऑर्डर से 300 वोटों से, 2013 में, 2007 में, 2002 में 2002 में कंटिन्यूसली ये सीट जो है एमक्यूएम पाकिस्तान जीतती आई है, एनए की और सूबाई की भी। और 2019 हुआ था, उसमें जो है वो एमक्यूएम पाकिस्तान और उस पर जो पीएसपी के जो सरबराह उस पर थे मुस्तफा कमाल साहब, उन दोनों के अगर वोट मिला लें तो एमक्यूएम पाकिस्तान उसके नंबर 1 पोजीशन पे थी। तो इसी क्लेम को लेते हुए कि 2013 में भी यहाँ पे हम जीते थे और 2018 में जमीनी इलेक्शन में भी अगर वोट मिला है तो एमक्यूएम का राइट बनता है। तो हम समझते हैं कि फैसला फिर भी लीडरशिप ने करना है, खालिद महमूद साहब ने, शहबाज शरीफ ने। कल क्या हो गया मुझे नहीं पता, लेकिन एज ऑफ नाउ खालिद महमूद सिद्दीकी साहब का बयान हमारे सामने मौजूद है। तो मैं समझता हूँ कि अब तक इससे कोई फैसला नहीं और अब तक तो उम्मीदवार मुस्तफा कमाल साहब ही, मुस्तफा कमाल साहब ही होंगे। जी, एहसान अफजल साहब ने बात सुनी इनकी, ये फरमाइएगा कि अफजल साहब ये जो मामला है NA 242, ये इतना इसको मसला क्यों बना दिया गया है? फैसल वाडा साहब इस सीट से जीते थे और जतवाए गए थे। अगर शहबाज शरीफ साहब को लीड थी भी तो फैसल वाडा साहब को जतवा दिया गया था, लेकिन अब इस पर मुस्तफा कमाल साहब वुड बी अ बेटर कंटेंडर। विल शहबाज शरीफ साहब कंसीड दिस सीट टू मुस्तफा कमाल साहब इन गुड फेथ? देखिए सना, जब सीट एडजस्टमेंट होती है तो उसमें फॉर्मूला यही होता है कि जहां जिस पार्टी का ज्यादा वोट बैंक होता है उसके फेवर में जो पार्टी। सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो रहा है और जो हमारे सियासी मंजरनामा है उस पर भी जो दर्जा हरारत है वो तेज़ तरीन नज़र आ रही है, लेकिन जो नून लीग है वो इस वक्त तक सर्द है और ये गर्म सर्द का जो इम्तजाज है वो हमारे आने वाले इंतखाबात के लिए कितना खुशगुमान हो सकता है वो तो देखना पड़ेगा। लेकिन अब हाई टाइम हो गया, टिकट की तकसीम ख़त्म करें। नवाज शरीफ साहब अगर लंदन से वापस आई गए तो हमें प्लीज़ यकीन दिलाएं कहीं तो नज़र आएँ, अगर नहीं तो कहीं किसी जलसे में ही, नहीं तो किसी इंटरव्यू में ही कम से कम अपनी झलक तो दिखाएं। कम से कम नून लीग अपने एरियाज़ में नज़र तो आए, टिकट्स दें तो सही जिसको भी देनी है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, वी विल सी यू टुमारो।